कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर में हिटलर की हार के बाद, जब जर्मनी को ईस्ट और वेस्ट दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। उसके बाद हम नेपोलियन सोलो नाम के एक आदमी को ईस्ट जर्मनी में एक मैकेनिक लड़की गैबी से मिलते हुए देखते हैं। गैबी उससे पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सोलो सांस में बताता है कि उसके पिता उंडो टेलर को ढूंढ रहा है, वही वैज्ञानिक जिसे वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया था। यह सुनकर गैबी की आंखों में ठहराव आ जाता है। वह कहती है कि पिछले 18 सालों से उसकी अपने पिता से कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर तुम्हें वो मिले तो मुझे जरूर बताना। सोलो उससे बताता है कि युद्ध खत्म होने के बाद उंडो अमेरिका में काम कर रहे थे और उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ समय पहले वह अचानक गायब हो गए। आखिरी बार उन्हें रोम में देखा गया था। सोलो यह सोचता है कि इस पूरे मामले में गैबी का अंकल रूडी भी शामिल हो सकता है, इसलिए वह गैबी की मदद से उसके पिता तक पहुंचना चाहता है। इतने में सोलो खिड़की की तरफ इशारा करता है, बाहर देखो, एक रूसी जासूस हम पर नजर रखे हुए है। असल में यह आदमी तब से सोलो का पीछा कर रहा है जब से वह देश में दाखिल हुआ है। सोलो धीमे लेकिन साफ शब्दों में गैबी से कहता है कि उसके पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो वह अभी उसके साथ देश छोड़ दे या फिर बाद में रूसी एजेंट उसे पकड़कर पूछताछ करेंगे कि एक अमेरिकन जासूस उससे मिलने क्यों आया था। कुछ पल सोचने के बाद गैबी फैसला करती है, जहाँ रुकना मौत को बुलाना जैसा है। वह कार निकालती है। सोलो पिछली सीट पर छिप जाता है। या थोड़ी देर बाद जब गाड़ी ट्रैफिक लाइट पर रुकती है, एक रूसी जासूस उनके पास आ पहुंचता है। उसकी शक भरी नजरें सीधे गैबी पर टिक जाती हैं। जैसे ही सोलो उसे गौर से देखता है, उसे एक बात समझ आती है, उस जासूस का स्टीयरिंग व्हील पर सिर्फ एक ही हाथ है। समझ गया कि दूसरा हाथ बंदूक पर होगा। सोलो ने फौरन गैबी से कहा, जैसे ही गोली की आवाज आए गाड़ी भगा देना। वह झटके से ऊपर उठा और उसी जासूस पर 2 गोलियां दागी, लेकिन वह फुर्ती से बच निकला। गैबी ने गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ाई, फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फायदा उठाकर कुछ सेकंड के लिए उसे चकमा दे दिया और दूसरी सड़क पर कार पार्क कर दी। जासूस आगे निकल गया, पर सोलो जानता था वह लौटेगा। गाड़ी से उतरने से पहले सोलो ने गैबी को प्लान समझाया दिया। उधर जासूस बंदूक लिए कार पीछे कर रहा था। गैबी फुटपाथ पर छुप गई, मगर उसकी परछाई दिखते ही वह फिर उसके पीछे हो लिया। तभी सोलो पीछे से आया और ड्राइवर पर 2 गोलियां चला दी। गाड़ी बेकाबू होकर आगे जा टकराई। एक पल को लगा काम खत्म, मगर जासूस सीट नीचे करके बच गया था। गैबी ने तुरंत कार घुमाई और सोलो को बिठाकर निकल पड़ी। अब जासूस पैदल ही उनका पीछा करने लगा। जान लगाकर गाड़ी रोकने की कोशिश करता हुआ गोभी बोली, इससे गोली मार दो। सोलो मुस्कुराया, नहीं देखता हूँ ये क्या करता है। जासूस ने गाड़ी का पिछला हिस्सा उखाड़ दिया, फिर भी वह उससे बच निकले। सोलो ने आगे इशारा किया, उस पतली गली में घुसो। गैबी ने हिचकते हुए स्टीयरिंग मोड़ा और कार सीधे उस तंग रास्ते में घुस गई। गोभी ने सोलो की बात मानी और गाड़ी उस तंग जगह में घुसा दी। कार बीच हवा में अटक गई। सोलो बोला, ऐसा क्या देख रही हो? बिल्कुल सही जगह आए हैं। दोनों कार की खिड़की से सीधे सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में घुस गए और तेजी से छत की ओर भागे। पीछे से रूसी जासूस भी लगातार उनका पीछा करता रहा। तभी दीवार के उस पार एक ट्रक आकर रुका। सोलो के इशारे पर रस्सी फेंकी गई और वह उसके सहारे दीवार पर पार कर दूसरी तरफ पहुंच गए। जैसे ही जासूस रस्सी पर चढ़ा, सोलो ने ट्रक पीछे करवा दिया। रस्सी ढीली पड़ी और वह बॉर्डर के बीच में ही फंस गया। कहानी थोड़ी पीछे जाती है। पता चलता है कि उस जासूस का नाम इलिया है और उसका सीनियर ओलेग उससे सोलो के बारे में बता रहा है। अमेरिका का सबसे चालाक जासूस, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। अगली सुबह एक पब्लिक वॉशरूम में सोलो अपने सीनियर सेंटर से नई आस पर मिल रहा होता है। तभी इलिया पीछे से आकर उसे चौंका देता है और दोनों के बीच तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है। सोलो चौक होल्ड में लगभग बेहोश होने ही वाला था कि ओलेग आकर जलिया को रोक देता है। कुछ देर बाद चारों एक रेस्टोरेंट से मिलते हैं। सैंडर्स बताता है कि गैबी का अंकल रूडी कुछ नाजियों के साथ मिला हुआ था और शक है कि वह गैबी के पिता से न्यूक्लियर हथियार बनवा रहा है। जिस कंपनी से उसका संबंध है, उसका मालिक अलेक्जेंडर नामक आदमी अमीर और प्रभावशाली आदमी है और उसकी पत्नी विक्टोरिया उससे भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। असल में पूरा खेल विक्टोरिया ही चला रही थी। अमेरिका और रूस दोनों ही नहीं चाहते थे कि न्यूक्लियर हथियार उनके हाथ लग जाए, इसलिए दोनों देशों के एजेंट्स को मिलाकर मिशन पर काम करना था। प्लान साफ था, गैबी के जरिए उसके अंकल रूडी तक पहुंचना, कंपनी में घुसना और उसके पिता को ढूंढकर तुरंत बाहर निकालना। सोलो और इलिया को साथ काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन दोनों की बिल्कुल नहीं बनी। बातों बातों में टकरार हुई और इलिया गुस्से में चला गया। अगले दिन सोलो गैबी को कपड़ों की दुकान पर ले गया। वह इलिया को देखकर गैबी हैरान रह गई। तय हुआ कि इलिया एक रशियन आर्किटेक्ट बनेगा और गैबी उसकी मंगेतर होने का नाटक करेगी। गैबी को यह पसंद नहीं है, मगर मिशन के लिए उसे करना पड़ा। सोलो एक एंटिक डीलर विक्टोरिया करीब जाने वाला था। कुछ समय बाद तीनों रोम पहुंचे। होटल में सोलो ने नोटिस किया 2 आदमी गैबी और इलिया का पीछा कर रहे हैं। उसने इलिया को आगाह किया, रूडी जल्द ही उसकी परीक्षा लेगा, इसलिए जरूरत पड़े तो थोड़ा मार खाना भी पड़ेगा। जल्द ही वह गुंडे गैबी और इलिया को अकेला पाकर ढूंढने लगे, इसलिए इलिया चुप रहा। लेकिन जैसे ही उसके पिता की घड़ी छीनी गई, उसका गुस्सा जाग उठा और उसने उन्हें काबू कर लिया। होटल लौटने पर गैबी की बात अंकल रूडी से हुई। उसने उन्हें अपनी कंपनी की 15वीं सालगिरह के इवेंट पर बुलाया। कमरे में बाद में गोभी और इलिया के बीच हल्की नोकझोंक हुई। एक पल को लगा दोनों करीब आ जाएंगे, मगर गैबी थकर सो गई। उधर सोलो रिसेप्शनिस्ट से फ्लर्ट करते हुए जानकारी जुटा रहा था। बाद में उसे अपनी घड़ी में छिपा हुआ माइक मिला और कमरे में कई ट्रांसमीटर भी थे। जब उसने इलिया को शिकायत की तो इलिया ने भी उसके लगाए सारे डिवाइस निकाल कर रख दिए थे। इवेंट से पहले इलिया ने गैबी को एंगेजमेंट रिंग पहनाई। पार्टी में गैबी ने उसे रूडी से मिलवाया। बातचीत के दौरान रूडी की कुछ बातें इलिया को खटकी और वह नाराज होकर चला गया। गैबी ने अपने पिता का जिक्र किया कि वह चाहती थी कि शादी में वो मौजूद हो, मगर रूडी
गैबी ने अनजान होने का नाटक किया। दूसरी ओर सोलो ने चालाकी से एक इनविटेशन हासिल किया और किचन के रास्ते इवेंट में घुस गया। एक गार्ड ने रोक लिया तो सोलो ने नाटक करते हुए स्थिति संभाल ली। इस दौरान उसकी मुलाकात विक्टोरिया से हुई और वह पहले ही उसका नेकलेस चुरा चुका था। इसी बीच इलिया ने बाथरूम में 3 आदमियों से भिड़कर उन्हें धूल चढ़ा दी। इवेंट के दौरान उसने रेडिएशन सीसीटीवी फिल्म पर कई तस्वीरें ली, जिसने साफ हुआ कि विक्टोरिया और रूडी न्यूक्लियर हथियार बनवा रहे हैं। रात में सोलो फैक्ट्री में चुपके से घुसने पहुंचा और वहीं इलिया पहले से मौजूद था। अचानक लाइट्स बंद हुई। इलिया बोला, जनरेटर चालू होने से पहले हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। दोनों अंदर घुसे। तार काटने और ताले खोलने में दोनों की अलग अलग तकनीक काम आई। लैब के भीतर जांच करते वक्त एक गार्ड आ गया तो वह छुप गए। तभी इलिया की नजर गार्ड की घड़ी पर पड़ी। उसे शक हुआ वह उसके पिता की घड़ी हो सकती है। वह चुपचाप आगे बढ़ा, चुपके से आगे बढ़ा और एक खास वार से गार्ड को खड़े खड़े बेहोश कर दिया। बाद में पता चला घड़ी उसकी नहीं थी, मगर पास ही एक छुपा बटन मिल गया। बटन दबाते ही तिजोरी का रास्ता खुल गया। तिजोरी खोलना सोलो के लिए मुश्किल नहीं था। उसने सेकंडों में लॉक खोल दिया और बड़े भरोसे से कहा, कोई अलार्म नहीं है। तभी तेज आवाज उठी। अंदर कुछ खास नहीं मिला तो दोनों खिड़की से कूदकर मोटरबोट की तरफ भागे। गेट बंद हो चुके थे और दुश्मन बोट से पीछा कर रहे थे। सोलो पानी में कूदकर चुपके से एक ट्रंक में जा बैठा, जबकि इलिया पीछे हिलता रहा। गोलीबारी में इलिया की बोट डूब गई। तभी उधर अलेक्जेंडर को सब पता चल गया और विक्टोरिया को शक हो गया कि सोलो कमरे में नहीं है। वह होटल पहुंची, मगर उससे पहले सोलो और इलिया पीछे के रास्ते से अपने कमरे में घुस गए। विक्टोरिया जब कमरे में आई तो सोलो सामान्य दिख रहा था। शक दबा लिया गया। अगले दिन गैबी और रूडी अकेले लंच पर बुलाया। इलिया ने उसके ड्रेस में टैंकर छुपा दिया, लेकिन मुलाकात में गैबी ने अचानक पलटी मार दी। उसने पूरा प्लान खोल दिया और ट्रैकर भी दिखा दिया। यह इलिया ये सुनकर चौंक गया और पीछे हट गया। इसी बीच सोलो विक्टोरिया के ऑफिस में फंस गया। उसकी ड्रिंक में कुछ मिला था, वो शायद वह कुर्सी से बंधा था। विक्टोरिया ने उसे रूडी के हवाले कर दिया। रूडी ने अपने अतीत की बातें करते हुए इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू किया। ऐन वक्त पर इलिया ट्रैकर के सारे वहां पहुंच गया। हालात पलट गए। रूडी ने जान बचाने के लिए सब कबूल किया। एक न्यूक्लियर हथियार तैयार हो रहा है और अगले दिन विक्टोरिया ने उसके प्राइवेट आइलैंड पर मिलेगा। खुद को छुड़ाने की कोशिश में रूडी भी मारा गया। दूसरी तरफ गैबी आखिरकार अपने पिता से मिली और सोलो व इलिया अगले मिशन के लिए एयरपोर्ट की ओर बढ़ गए। अब उन्हें वैज्ञानिक उडो और उसकी रिसर्च को हर हाल में हासिल करना था। अगर इलिया को मरना भी पड़े तो हिचकिचाना मत, ऐसे की आदेश दोनों को दिए गए थे। ब्रिटिश कमांडर ब्रैकली ने दिलासा दिया कि गैबी शुरू से उनके लिए काम कर रही थी। पिता के किडनैप होते ही उसे रिक्रूट पर लाया गया। सोलो और इलिया को धोखा देना भी उसी योजना का हिस्सा था, ताकि दुश्मन का भरोसा जीता जा सके और उड़ो तक पहुंचा जा सके। एंगेजमेंट रिंग में छुपे डिवाइस से वह सब कुछ सुन रहे थे। अब ब्रिटिश नेवी आइलैंड पर कब्जा करने वाली थी। सोलो और इलिया का मिशन था न्यूक्लियर हथियार पर कब्जा करना और गोभी व उडो को स्टकिश निकालना। आइलैंड की लैब में 2 मिसाइलें थी, एक साधारण एक न्यूक्लियर, दोनों आपस में जुड़ी हुई। मौका पाकर उडो ने एक हिस्सा बदल दिया, मगर विक्टोरिया ने पकड़ लिया और गैबी को साली। काम पूरा होने पर उडो को भी खत्म कर दिया गया। सुबह से पहले ही नेवी ने हमला शुरू कर दिया। लैब में पहुंचकर सोलो और इलिया को उडो की लाश मिली। न्यूक्लियर हथियार पहले ट्रांसफर हो चुका था। सोलो ने अलेक्जेंडर और गोभी को और मिसाइल के साथ भागते देखा और पीछे शुरू किया। बीनत में इलिया ने अलेक्जेंडर को मार गिराया, जबकि सोलो चुपके से जिसका अपने पास कर चुका था। जांच में पता चला कि वॉराडर असली नहीं था। न्यूक्लियर हथियार मछुआरों किसी बोट में छिपा दिए थे। विक्टोरिया के पिता की बोट का नाम पहचान कर उन्हें रेडियो कनेक्ट कर लिया। सोलो ने उसे उकसाकर बातचीत में उलझाए रखा ताकि नेवी लोकेशन ट्रेस कर सके। कुछ ही पलों में मिसाइल ने उस बोट को तबाह कर दिया। अगली सुबह होटल में गैबी ने इलिया को माफी मांगी। उसने अंगूठी लौटानी चाहिए, मगर इलिया ने उसे यादगार के तौर पर फिर से पहना दिया और दोनों चुपचाप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ गए। इलिया रख लो। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए ही थे कि फोन बज उठा। इलिया को आदेश मिला, डिस्क सोलो के पास है, उसे हासिल करो और अमेरिकन जासूस को खत्म कर दो। यह सुनकर इलिया ठिठक गया। वह अब सोलो को दुश्मन नहीं एक दोस्त मानने लगा था। जब वह सोलो के कमरे में पहुंचा, सोलो अपना सामान पैक कर रहा था। कपड़ों के नीचे छुपी डिस्क साफ दिख रही थी और सोलो ने इलिया के चेहरे के बाप पढ़ लिए। अचानक सोलो ने उसकी तरफ एक चीज उछाली। इलिया के पिता की वही घड़ी है। इलिया बोला, तुम जानते हो मेरा मिशन क्या है? सोलो ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ वही जो मेरा है। अगले पल दोनों हाथ में जाम लिए आमने सामने बैठे। टेबल पर कुछ चल रहा था, वही डिस्क। अब जब डिस्क ही नहीं रही तो उसके गलत हाथों में पड़ने का खतरा भी खत्म और एक दूसरे को मारने की वजह भी। तभी बेवरली अंदर आया और कहा कि अगले मिशन के लिए उस दोनों की जरूरत है। अलग अलग देशों के बेहतरीन एजेंट्स को मिलाकर एक खास टीम बनाई जा रही है। ऐसी टीम जो दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन संभालेगी। और यहीं पर ये कहानी यही समाप्त होती है। इसका अगला पार्ट कभी बना ही नहीं, तो आपको हम अगर बनेगा तो जरूर उसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। थैंक यू।